Okay, so let us see this simple animation. Yes, you can see all this graph paper. Okay, so first of all we will take one vector. Okay, तो सपोज a बार हमने ले लिया, ये सपोज a बार है और उसको हमने ओरिजिन पे रख दिया। ठीक है, ओके, ये उसका एक्सप्रेशन है। अभी दूसरा जो वेक्टर है b बार, वो हमने सपोज जाके इसके टेल पे हेड और टेल उसका मैच हो जाए, ऐसा अगर उनको हमने रखा है इसे, देखो ठीक से। अभी हम देख सकते हैं कि जो इनका दोनों का जो एडिशन है, एडिशन, तो एडिशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ओके। तो बेसिकली अब ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास है। अभी इन दोनों को हमको अगर ऐड करना है तो इनका जो सम है, ये देखो, ये रहेगा सम, जो कि एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि, ठीक है, जो कि एक्चुअली ए बार के इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेगा और बी बार के फाइनल पॉइंट पे जाके मिलेगा। So this is the triangle law, and at the same time, the same vector can also be obtained if we use the parallelogram law also. देखो ठीक से यहाँ पे ये जो है पैराग्राम का जो तीसरा डायगोनल है, तो वो पैराग्राम का डायगोनल मतलब ये बीच वाला वेक्टर बनेगा। बिल्कुल, हम ये भी देख सकते हैं आराम से। और इससे आगे जाके एक सिंपल सी बात हम देख सकते हैं क्लियरली कि अगर इस वेक्टर को बी बार को अगर हम सपोज थोड़ा मूव करेंगे, ठीक है, देखो ठीक से, अगर इस बी बार को अगर थोड़ा हम टिल्ट करेंगे, उसका अगर एंगल चेंज करेंगे, तो देख सकते हो ठीक से, या ए बार का भी एंगल या उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना बी उसके रिजल्टेंट के ऊपर फर्क पड़ता है। ये रिजल्टेंट देखो किस तरह से बेंड हो रहा है, देखो ठीक से। अभी इसमें एक बात समझो ठीक से कि अगर मैं ए बार को अगर बढ़ाता हूँ तो तुम देख रहे हो कि रिजल्टेंट जो है वो ज्यादा करके ए बार की तरफ झुकता है। देखो ठीक से, जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है उसकी तरफ रिजल्टेंट बहुत ज्यादा करके झुकता है। देखो ठीक से, और अगर ए बार को मैंने मैग्नीट्यूड कम किया, ये देखो ए बार का मैग्नीट्यूड कम हो गया अभी, और अगर बी बार का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा दिया विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो देखो ठीक से अभी अभी इस केस में क्या हो रहा है, द वेक्टर एस बार मतलब ये जो समेशन वेक्टर जो है या रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बी बार के करीब जा रहा है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। तो जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो उसके डायरेक्शन में ये वेक्टर्स झुकता है, हमेशा याद रखो ठीक से। और अगर दोनों का अगर हमने मैग्नीट्यूड सेम रखा, ये देखो इसका 10 है और इसका भी अगर सपोज 10 मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे केस में होता ऐसा है ना कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाता है, एंगल बाइसेक्टर, and it will always be along the angle bisector if we keep the magnitude of both of the vectors to be the same like this। तो इस तरह से हम सब समझ सकते हैं आराम से। और इसमें भी एक बात देख सकते हो क्लियरली कि जितना हम इस वेक्टर को कम या ज्यादा बढ़ाएंगे, ये दोनों वेक्टर्स को हम जितना हम इस तरह से चेंज करेंगे, उनका डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट भी अपना मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द टू वेक्टर्स लाइक दिस। तो ये जिस डायरेक्शन में रहेंगे तो उसके हिसाब से ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और उसके हिसाब से वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसका चूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात थी जो समझानी थी आपको। ओके, अच्छा अभी हम आ जाते हैं बोर्ड पे। तो अभी देखो ठीक से कि सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमको सबसे पहले अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। कल हमने दो फॉर्मूले देखे थे, तो जिसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हमको अभी करने हैं।
चलो ठीक है, तो लेट अस सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल हियर. दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. लेट्स रीड इट. ठीक है, एक बार पढ़ो इसको. तो हम देख सकते हैं, a body is simultaneously acted upon by the two forces 12 Newton and 16 Newton inclined at an angle 60 degree with each other. Find the magnitude and direction of their resultant. तो अब देखो इसमें ये जो पहला वेक्टर है, there are two vectors, one of which is directed in this direction. Okay, so the first vector is directed in the direction, suppose in the horizontal direction. Okay, and the second vector is also directed at some angle, 60 degree angle suppose with it. तो ये सेकंड वेक्टर हमारे पास है, इसको हम बोल देते हैं चलो p बार, और दूसरे वाले को हम बोल देंगे सपोज q बार. ठीक है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी उन्होंने देखे रखा है. तो मॉड ऑफ p बार, जिसको ही हम p बोलते हैं सिंपली, जो देखे रखा है उन्होंने 12 न्यूटन, करेक्ट है, ये 12 न्यूटन. और q मतलब दूसरा जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे है 16 न्यूटन, और थीटा जो है इनके बीच में जो एंगल है वो दिया हुआ है एक्चुअली 60 डिग्री. ओके, एंड वी कैन देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट का सबसे पहले हमको मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है r, which is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta, करेक्ट है. तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए. ये बन गया p square plus q square plus 2pq into cos theta. ओके, जिसमें p के बदले हमको डालना होगा 12, तो उसका स्क्वायर करने के बाद वो बन जाएगा 144. चलो ठीक है, नहीं तो पहले रखेंगे उसको 12 और उसका स्क्वायर प्लस 16 और उसका भी स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा प्लस 2pq, मतलब 2 इंटू p मतलब 12 और q मतलब 16, and that is multiplied by cos of 60. And we already seen last time also that cos 60 is always equal to 1 by 2. तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, तो वो अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो हमको मिलेगा r is equal to root of 12 square which is going to be 144 plus 16 square which is going to be 256, and 2 into 12 into 16, so keep it as it is, 2 into 12 into 16, and that is to be multiplied with cos of 60, which is actually going to be 1 by 2. This 2 cancels with this 2 here, and we are left with r, which is equal to root of 144 plus 256. How much it is? 4 plus 6 is 10, 1 carry, 5 plus 4 is 9 plus 1 10 again, 0 1 carry, and 4 400, plus here it is simply 12 into 16. How much it is? Equal to 16 tens are 160 plus 32 192. So this 192 when added together with 400 gives us simply 592, correct? The root of 592. This can be found out by using either log table or by just calculation or calculator. You see, so just use the calculator and find out how much it is. 12 into 16 is going to be equal to 192. Sorry, root of 592 ना. Okay, 592 का रूट वो बनता है 24.33. Okay, you can check it here, 24.33. Okay, so this is in Newton again, because both of them are going to be in Newton, so therefore the resultant vector is also going to be in Newton only. Okay, but at the same time ये जो resultant है, ये resultant suppose इसको हमने r बार बोल दिया है, no doubt. तो ये r बार इस p बार के साथ कितना एंगल करता है वो हमको निकालना है, that is called as alpha. And वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सेपरेटली tan alpha, which is equal to
Q sin theta upon P plus Q cos theta, and then we can get this tan alpha to be simply equal to Q. Q मतलब क्या है यहाँ पे, ये देखो 16 न्यूटन है, तो वो रख दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 16 इंटू साइन 60 डिग्री अपॉन P मतलब 12 प्लस 16 इंटू cos ऑफ 60 डिग्री अगेन। ओके, तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा आराम से, दिस इज गोइंग टू बी Q sin थीटा, तो Q मतलब चलो ठीक है 16 इंटू, अभी साइन 60 का वैल्यू हमको पता है, इट इज √3/2, राइट, that is to be divided by 12 plus here 16 multiplied by half simply, because cos 60 is again half. So if we simplify this further, then we get that this 2 just gets cancelled with this 16, leaving behind 8 here in the numerator, and 2 just cancels with 16, leaving behind 8 again. So we can get that √3 divided by 12 into, sorry, 12 plus 8 simply, which is going to be 20. So that we get this 8√3 divided by 20, and this is actually going to be, अच्छा अभी इस 8 और 20 को भी रिड्यूस करो 4 से, तो 4 2 जा and 4 5 जा, okay, so 2/5, so 2√3 upon 5। तो अब देखो ये tan अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा मतलब ऐसा एंगल जिसका tan ये वैल्यू है। जैसे देखो कैसा होता है कि tan का अगर टेबल देखो तो tan के अलग अलग वैल्यूज जो देखते हो, तो tan 0 is going to be 0, right, again tan 30 is going to be 1/√3, correct है, again it is tan 45 which is going to be 1, right, and again we know that tan of 60 degree is going to be √3, and so on like that। तो अलग अलग जो वैल्यूज है, ये तो चलो स्टैंडर्ड एंगल्स है, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल्स के अलावा भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, जैसे 25 या 35 45 या 6, कोई भी एंगल का जो tan है वो निकाला जा सकता है by using the definition of tan, that is opposite side upon adjacent side। तो ये opposite upon adjacent, ये करके हम किसी भी एंगल का tan आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन वो जो भी वैल्यू आएगा तो वो इसी फॉर्म में हमको मिलेगा, जो tan ऑफ दिस एंगल्स इज गोइंग टू बी फिक्स्ड। तो अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ठीक से, इसको अगर हम थोड़ा इन्वर्ट करके अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि 30 का tan 1/√3 है, करेक्ट है। तो हम क्या कहेंगे इसको दूसरे भाषा में कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 is actually going to be 30। चेक करो ठीक से, इसका मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मतलब इस वैल्यू का tan इनवर्स अगर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स मीन्स द वैल्यू whose value of the angle, tan inverse means the angle whose tan is that given value। मतलब जैसा भी यहाँ पे सपोज ये tan 45 1 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, tan 45 अगर तुमको पूछा तो तुम आंसर देंगे 1, लेकिन अगर तुमको पूछा कि tan इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है, तो वो कहेंगे 45 डिग्री इस तरह से, या tan इनवर्स ऑफ √3 कितना है ये अगर पूछा तो हम क्या कहेंगे, तो वो कहेंगे √60 डिग्री इस तरह से। तो tan इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा एंगल जिसका tan को गिवन वैल्यू है। तो इसको हम सीधा इस तरह से लिख सकते हैं कि अल्फा इज एक्चुअली गोइंग टू बी द tan इनवर्स ऑफ दिस 2√3 अपॉन 5, और ये tan इनवर्स जो है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग लॉग टेबल्स। तो लॉग बुक जो होता है तो वो यूज करके ही हम ये निकाल सकते हैं आराम से। तो वो भी हम देखेंगे कि किस तरह से उसको निकालना होता है। तो चलो ठीक है, ये एक बात हमको समझ में आ गई कि हमने एंगल ये भी निकाला, मैग्नीट्यूड भी निकाला रिजल्टेंट का, और एट द सेम टाइम हमने उसका डायरेक्शन भी निकाल दिया। ये फॉर्मूला से हमको डायरेक्शन मिलता है।
देखो चिपको से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, द नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी कैन सी, और एक न्यूमेरिकल हम करेंगे सेम इसके ऊपर बेस्ड। So you just read this numerical here. Two equal forces acting at an angle, right angle to each other, have the resultant of 14.14 Newton. Find the magnitude of each force. Okay, तो देखो ठीक से ये यहाँ पे जो दिया हुआ है कि दो फोर्सेस है, टू इक्वल फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है इट इज गिवन टू बी इक्वल। देखो ये सपोज इस तरह से है, इस डायरेक्शन में वो काम कर रहा है, इसको हम बोलेंगे P। ओके, first vector is P bar. Okay, the second vector is going to be perpendicular to it, right, as it is given here. देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है, they are acting at right angles to each other, ये उन्होंने दे के रखा है, तो इसलिए हम ये दूसरा जो वेक्टर है वो Q बार ले लेंगे, और ये दिया हुआ है यहाँ पे कि P is going to be equal to Q, तो मॉड ऑफ P बार और मॉड ऑफ Q बार इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और अभी हमको क्या दिया हुआ है, आप देखो ये जो दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट सपोज इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में वो बनेगा, इसको हम बोल देंगे R बार। ओके, और ये दिया हुआ है कि हैव द रिजल्टेंट ऑफ दिस 14.14 न्यूटन। इसका मतलब ये दिया हुआ है कि R इज गिवन ऑलरेडी टू बी 14.14 न्यूटन, राइट। तो ये दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, और इससे ये यूज करके हमको क्या निकालना है, ईच फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, मतलब हमको निकालना है P एज वेल एज Q। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे R के बदले हम डाल सकेंगे 14.14 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर को तो चलो ठीक है पी स्क्वायर रख सकते हैं आराम से, नो डाउट, प्लस क्यू स्क्वायर के बदले भी हम पी स्क्वायर डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों आखिर सेम ही तो है ना। तो अगर P और Q दोनों सेम है तो व्हाई नॉट टू रिप्लेस वन फॉर अनदर, तो इसलिए फिर यहाँ पे Q के बदले हम P डाल देंगे, इधर भी यहाँ पे 2 इंटू पी इंटू पी डाल देंगे, और यहाँ पे cos ऑफ थीटा, थीटा के बदले क्या रखेंगे, थीटा इज ऑलरेडी गिवन टू बी 90 डिग्री, सो वी हैव टू रिप्लेस इट हियर, तो यहाँ पे हमने cos 90 डाल दिया, ठीक है। जिसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलता है 14.14 which is equal to root of p square plus p square, it is going to be 2p square plus यहाँ पे ये जो है 2p into p which becomes 2p square once again into cos of 90 which is going to be 0, so 0 multiplied by anything is going to be 0, and hence we can get this as 14.14 which is going to be equal to root of 2p square plus 0 means 2p square only, and if we square both sides, तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक से, तो यहाँ पे 14.14 का स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ, और उस तरफ आ जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा सिंपली 2p स्क्वायर, समझा ठीक से, तो ये बन गया 2p स्क्वायर। और इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो हमको पता है अभी 14.14 का स्क्वायर हम इधर मैन्युअली भी कर सकते हैं या तो जस्ट बाय कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आराम से, so we can do it here 14.14 का स्क्वायर मतलब ही मल्टीप्लाइड बाय 14.14 again, so it comes out to be 199.9396, see here it is going to be 199.9396 which is going to be equal to 2p square, but actually we know that this 199.9396 is very close to 200, so we can take it as 200 only, so take it as 200 which is going to be equal to 2p square, and hence we can get this simply in the next step, that is 2p square is equal to 200 means p square must be equal to what, 200 divided by 2, that is 100, and then we can get this p simply to be equal to just 10 by taking the square root on both sides, and we have got the
मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पी हियर। तो पी बार का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया, लेकिन हमको पता है कि पी बार एंड क्यू बार का दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इक्वल वेक्टर्स बोल के रखा है, इक्वल फोर्सेस बोल के रखा है। तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ क्यू, मतलब क्यू का जो मैग्नीट्यूड है क्यू बार का, वो भी एक्चुअली 10 ही बनने वाला है। बिल्कुल, तो ये हमको इसमें से मिल गया। P is also 10 and Q is also 10, no doubt. So we have found this second question also. The answer of the second question is also 10. Okay. तो चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। See here, this is an important question. Okay, so just read this question. Let me say the magnitude of resultant of two vectors, each of equal magnitude, is root 3 times of p. What is the angle between the two vectors? सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि ये दो वेक्टर्स है, सपोज ये p बार है, ये p बार है सपोज, और दूसरा एक वेक्टर है q बार है, सपोज ऐसा है वो, तो ये वेक्टर है q बार। ओके, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी सेम देके रखा है, ठीक है। और जल्दी you know to take this in this direction, it can be also like this also। तो ये सपोज इनका ये क्यू बार है, दूसरा वेक्टर, ओके, और इनके बीच में एंगल कितना है वो हमको पता नहीं, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है वी डोंट नो, बट इतना जरूर पता है कि इनका दोनों का जो रिजल्टेंट है, देखो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज रूट 3 टाइम्स ऑफ पी। मतलब अभी अगर इन दोनों का हम रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये सपोज इनका रिजल्टेंट बनता है, सपोज ये बन गया इनका रिजल्टेंट, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि रिजल्टेंट का जो ये है वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है, तो वो दिया हुआ है r is given to be equal to root 3 times of p, this is given, and at the same time p and q इक्वल है, ये भी दिया हुआ है। तो ऐसे केस में फिर जो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है ये हमको निकालना है, थीटा हमको निकालना है। सो हाउ वी कैन डू दैट? सो लेट अस सी, we can just use this formula that is already we have, that is r is equal to root of p square plus q square plus 2pq into cos theta, करेक्ट है। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, और हमको ये मिलेगा r इज इक्वल टू, r के बदले क्या रखना है हमको, ये देखो ये दिया हुआ है root 3 times of p, ये दिया हुआ है, तो just replace it by that, so it becomes root 3 times of p, and that is going to be equal to root of, और यहाँ पे क्या आएगा देखो, p square plus q square plus 2pq cos theta, but don't forget to replace this q by p here because they are given to be the same, p and q is going to be the same, so use this fact and replace q for p, तो यह बनेगा p square plus p square again plus 2p into p into cos theta। समझा जाता तक? अभी इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं आराम से, रूट 3 टाइम्स ऑफ p इज इक्वल टू, तो ये हमको मिलेगा रूट ऑफ, here it is going to be p square plus p square,
which becomes 2p square. Okay, this is going to be 2p square plus here 2 into p is again becomes 2p square simply. So here it is going to be 2p square again, and cos of theta, which is kept as it is. So this is cos theta here. Okay, अभी क्या करना है, अभी हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे. जस्ट वेट. अभी तो दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर देंगे ना, तो देखो क्या होगा. तो इसमें से हमको मिलेगा √3 टाइम्स ऑफ p का होल स्क्वायर, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये रूट जो है हट जाएगा और हमको मिलेगा अंदर का जो ब्रैकेट, दैट इज 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर into cos theta as it is. Okay, then we can get this √3p का whole square, which is going to be, देखो √3 का स्क्वायर माना क्या बनता है, 3 बनता है सिंपली, और p का स्क्वायर माना p स्क्वायर. That's it, and that is going to be equal to 2p square plus 2p square into cos theta here. And then we can just shift this. तो यहाँ पे shuffle कर सकते हैं ये terms. इस term को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिल जाएगा 3p square minus 2p square, which is going to be equal to 2p square into cos theta. करेक्ट है. जिससे हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देखो 3p square minus 2p square माना क्या, simply p square. So we get that p square is going to be equal to 2p square into cos theta, and then we can just divide this 2p square in the denominator here, so that in the next step we get, तो next step में हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, देखो p square upon 2p square is equal to cos theta, जिससे हमको cos theta का वैल्यू मिलने वाला है. तो cos theta becomes actually equal to, अच्छा p square कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा simply 1/2. But we know that cos of 60 degree is going to be 1/2, right? cos 60 डिग्री हमेशा 1/2 हुआ करता है. तो अगर cos of theta 1/2 है, तो इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, जरूर 60 डिग्री होना चाहिए. बिल्कुल. तो इस तरह से हमको थीटा मिल गया. देखो ठीक से किस तरह से हमने थीटा निकाला. तो क्या था क्वेश्चन, what is the angle between the two vectors? So we have found out the angle between the two vectors to be 60 degree. Remember. Okay. अगर कुछ डाउट है तो चैट में डालो. चलो ठीक है. नेक्स्ट विल बी, see the next question of the same type. Just take this one. Okay, just read this question. ठीक है, देखो पढ़ो एक बार ठीक से, क्या दिया हुआ है यहाँ पे. F1, a body is acted upon by the two forces of magnitude F1, which is of √2 Newton, and F2, which is of 3 Newton, which are inclined at an angle 45 degree with each other. Find the magnitude and direction of the resultant force acting on the body. Okay, so it's very simple, we can do it.
अच्छा, can you do it yourself? Just try to do this question and tell me the answer directly fast. देखें किसका जल्दी होता है. Use the same formula, same technique, and just find out the answer fast. Put an answer in the chat. Yes, magnitude of resultant at least. चलो ठीक है, करेंगे हम सॉल्व. या रुको. Okay, see here, there are two forces, one of which is of magnitude root 2 Newton. So we can call it as F1, okay, which is going to be root 2 Newton. Okay. And there is a second force here, which is of magnitude 3 Newton, as it is given here. See, we can call it as F2 bar. Okay, bar. So ये F2, sorry, इनके magnitudes दिए हुए हैं. So F2 can be written to be equal to 3 Newton, and the angle between these two is actually given to be 45 degree. Okay, so theta is given to be 45 degree. Okay, so देखो, F1 is given root 2, F2 is given 3, and theta is given 45, and we want to find out R and देखो मैग्नीट्यूड तो निकालना ही है और डायरेक्शन भी निकालना है. तो डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या है, अल्फा निकालना है हमको. अल्फा देखो, चेक करो एक बार ठीक से. वी वांट टू फाइंड आउट अल्फा आल्सो. सो आर के लिए तो हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है. आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर. मतलब अभी ये यहाँ पे देखो कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, तो इसमें दोनों कौन है, F1 और F2 है कि नहीं. तो इसलिए यहाँ पे P के बदले क्या आएगा, F1 आएगा. तो यहाँ पे हम डाल देंगे F1 स्क्वायर प्लस Q के बदले क्या आएगा, F2 स्क्वायर, बिल्कुल, प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये हो गया फॉर्मूला. अभी इसके अंदर अगर हम डाल देंगे सब वैल्यूज, तो हमको मिलेगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर. व्हाट इज F1? see it here, it is going to be root 2 का होल स्क्वायर. तो ये बन गया रूट 2 का स्क्वायर प्लस F2 मतलब क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 कितना है, इट इज रूट 2, एंड F2 कितना है देखो ठीक से, इट इज 3 एक्चुअली, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विद cos ऑफ 45, दैट इज थीटा. ठीक है, तो once we substitute all the values, we can just simplify this further and get this simplified to be, अब देखो रूट 2 का स्क्वायर कितना बन रहा है, तो इट इज गोइंग टू बी 2 एक्चुअली. सो वी कैन रिप्लेस हियर 2 प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनता है, 9 प्लस 2 into रूट 2. अच्छा, 2 into 3 कितना बन रहा है, 6, राइट. सो वी कैन राइट इट एज 6 रूट 2 and multiplied by, what is this value of cos of 45? We know that it is root 1 by root 2, right? It is 1 by root 2. So replace it by that. So that this root 2 gets cancelled here. And what we are left with inside is r is equal to root of 2 plus 9, which is 11. And here 6 as it is. So 11 plus 6 kitna ban gaya? So it becomes root 17. So we can say that this root 17 Newton is going to be the resultant, magnitude of resultant. If you want, we can also calculate the value of this root 17. देखो 17 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे
तो वो हमको मिल जाएगा सिंपली 4.123. रिमेंबर, so here it is 4.123 Newton. This is going to be the resultant, magnitude of resultant. But at the same time we want alpha also, so उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है tan alpha is actually going to be equal to q sin theta upon p plus q cos theta. So if we use this formula here, then we can get this tan alpha to be simply equal to, अच्छा अब देखो q का वैल्यू कितना है, q is going to be, q मतलब यहाँ पे f2 हाँ, तो देखो हम f2 यहाँ पे रख देंगे, f2 into sin theta upon f1 plus f2 into cos theta. तो ये फॉर्मूला के अंदर अगर सारे वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा, देखो f2 का वैल्यू है 3, so 3 into sin 45 upon f1, which means it is root 2 here, so it is root 2 plus f2, which is 3 into cos 45. Okay, and then we can just solve this further and get it simply 3 into, अच्छा sin 45 का वैल्यू हमको पता है ऑलरेडी, it is 1 by root 2, right? थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हैं यहाँ पे, 3 into sin 45 का वैल्यू बन गया 1 by root 2 और root 2 as it is plus 3 into cos 45 का वैल्यू फिर से 1 by root 2 only. Yes, then we can just solve this further, and what can we get is here in the numerator it's going to be 3 by root 2 actually, and denominator will be root 2 plus 3 by root 2 as it is. अभी इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, देखो 3 by root 2 तो वैसे ही रहेगा न्यूमरेटर का, the whole divided by, okay here it is, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 plus 3 upon root 2, करेक्ट है, जिससे हमको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में ये रूट 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 3 by 5 सिंपली, तो 3 by 5, तो इसका मतलब tan alpha is going to be equal to 3 by 5. So since tan alpha is equal to 3 by 5, we can say that alpha is actually going to be equal to tan inverse of 3 by 5. So this is going to be the value of angle whose tan is 3 by 5. Okay, तो ये हमने देखा. This is going to be the next question answer. चलो ठीक है, the next question you can see. Just check this here. Okay, just read this question first. A car travels at 10 minutes at 60 km per hour. Then it turns north and travels 12 minutes at 50 km per hour. Find the resultant displacement of the car from the starting point at the end of 22 minutes. Okay, so we can say that the car starts from this point, suppose, and it travels east for 10 minutes at 60 km per hour.
तो ये कार जो है वो इस तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और वो भी 10 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रहा है। ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसको हम बोल देंगे सपोज ये तो p बार। ओके, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया। सेकेंड वेक्टर इज इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ फर्दर, तो उसके बाद वो नॉर्थ के डायरेक्शन में जाता है और वो 12 मिनट के लिए 50 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करता है, उसको हम बोल सकते हैं q बार इज द डिस्प्लेसमेंट। We want to find out the resultant displacement here. This is going to be the resultant displacement, which is going to be r actually, r bar you can say. अभी यहाँ पे देखो p बार निकालने के लिए क्या जरूरी है, p बार मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 मिनट्स राइट। तो पहले 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस गया वो निकालने के लिए हमको ये करना होगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है, ये आप सभी को पता होगा ऑलरेडी। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है तो वो स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये हमको यूज करना है। तो अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले p का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो स्पीड कितना है उसका फर्स्ट 10 मिनट्स में 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड था उसका, तो ये 60 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ दिस 10 हियर। ओके, सो लेकिन 10 मिनट है ना, 10 मिनट को आर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो देखो 10 मिनट का मतलब होता है 10/60 आर, याद रखो से मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड किया जाता है, तो इसलिए वो बन गया 1/6 आर। तो 1/6 आर, तो टाइम बन गया 1/6। ओके, जिससे हमको मिलेगा ये सिंपली 6 1 जा 6 10 जा, so it becomes 10 kilometer. This is going to be the value of p, magnitude of p bar. Okay, the same way we can find out q also, but q के लिए क्या है देखो, स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीड के बदले 50 किलोमीटर पर आवर, but should be multiplied with time, and the time is going to be 12 minutes, right? तो 12 मिनट्स, अभी फिर से 12 मिनट्स को कन्वर्ट करो, 12 मिनट माना 12/60 और तो वो सिंपली बन जाएगा 12 1 जा 12 5 जा, so we can get that 1/5 r, and if we replace it here then we get this 1/5 which is to be multiplied with this 50 here, so that we get this 10 kilometer once again. So अभी p and q ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो हमको मिल गया, बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा, करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, ये अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको रूट में p का वैल्यू क्या डालना है 10 डालना है, तो वो डाल दिया हमने 10 का स्क्वायर, प्लस q का वैल्यू क्या डालना है 10 फिर से, तो वो 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा हियर, it is going to be 90. Why? Because see, this is p bar which is in the direction of east, right? तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है वो, और ये q बार जो है वो इस ऊपर तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ईस्ट और नॉर्थ दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है कि नहीं, जरूर। तो इसलिए हम देख सकते हैं थीटा इज गोइंग टू बी एक्चुअली 90 डिग्री, एंड देन वी कैन जस्ट रिप्लेस इट हियर एंड गेट दिस सिंप्लीफाइड एज, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 10 का स्क्वायर फिर से इट्स 100, and here it is cos 90 becomes 0, and hence this whole thing becomes 0. This third term just get vanished and we can get this as plus 0. So simply 100 plus 100 which is going to be 200, and what is this root of 200, it can be written as root of 2 into 100, which means it's going to be root 2 into root 100, and root 100 matlab hi 10, so we can write it as root 2 into 10, and root 2 into 10 matlab hi kya ho gaya wo, it becomes 10 root 2, and if we put this value of root 2 here then we can get it as 1.414, so 10 into 10 multiplied by 1.414, how much it is, it's going to be 14.4
10.14 किलोमीटर, दैट्स इट। तो देखो ठीक से ये जो रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना बन गया, कितना दूर है वो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका 14.14 किलोमीटर, जबकि P 10 है, 10 किलोमीटर है, ये Q भी 10 किलोमीटर है, लेकिन जो R है मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्चुअली 14.14 किलोमीटर है। तो ये हमने इसमें से ढूंढ लिया, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ओके, सो चलो ठीक है, तो ये हमने अभी देखा। ओके, इसमें कुछ पूछना है तो चैट में डालो, अदरवाइज विल एंड द लेक्चर। Yes, we can write it as 10 root 2 kilometer, no doubt. But just to get an idea how much it is, we have found it out in decimals. Okay, so thank you all of you. कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर का वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज अबाउट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो बाय बाय।